उनके लिए इस बार का चुनाव जो है पहले से, और जैसे मान के चलें कि बहुत अगर ढंग से मैनेज किया तब बात अलग है। अदरवाइज बड़ा मतलब एक तरह से खतरे से खाली वाला चुनाव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली स्थिति थी उस स्थिति जी। में और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क है सर जी। ठीक है सर, जी। मैं दोबारा करूंगा जगदीप सिंह जी का। सर, किस तरह से देख रहे हैं इन चुनावों को वेस्ट बंगाल के? आज भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, और कांग्रेस किस तरह देख रही है इन सब चीजों को? साहिल भाई, आपको नमस्कार। सबको मेरा आभार। सबसे पहले सांत्वना है मेरी मलिक साहब के लिए, क्योंकि गेट साहब ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। एनी हाउ, इस देश में मर चुके चुनाव आयोग और पतन के हाशिए पर, पतन के मुहाने पर खड़े इस लोकतंत्र से क्या उम्मीद अब इस देश का विपक्ष करेगा, ये मेरी समझ से परे है। भाई साहब बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, बड़ी प्रखर बुद्धि के स्वामी हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब ये अपना पक्ष रखेंगे तो कम से कम एक संतुलित ढंग से बात करते हुए उन 51 लाख काटे गए वोटों पर कम से कम कुछ शब्द जरूर कहेंगे। लेकिन सुनकर हैरानी हुई मुझे कि जिक्र ये किसका कर रहे हैं। वो मुर्शिदाबाद में वो जो भाजपा का एजेंट बिठाया था इन्होंने, जो बाबरी मस्जिद वहां बनाना चाहता है, अब तो उसका 19 मिनट का स्टिंग ऑपरेशन आ गया सामने जनाब। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी पहले भी शासन में रही है साहिल जी। मुझे याद है वाजपेयी साहब का वो वक्तव्य, जब उन्होंने कहा था एक वोट से सरकार गिरी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं चिमटे से भी ऐसी जीत को उठाना नहीं चाहता हूं। सारी शर्म बेच खाई है इन लोगों ने। 55 लाख वोट पहले ये महाराष्ट्र में बढ़ाते हैं 6 महीनों के अंदर, जो 6 साल में नहीं बढ़े। फिर 60 लाख बिहार में काटते हैं, और अब इन्होंने क्या किया है पश्चिम बंगाल में। मैं सीधा एक सवाल पूछता हूं। आपसे कहा गया वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कराओ, आपने नहीं करवाया। आपसे कहा गया कि ईवीएम की काउंटिंग 5% की बजाय 100% करवाओ, रिकाउंटिंग करवाओ, आपने कहा नहीं होगी। आपसे कहा गया कि डाटा कम से कम जो हारा हुआ रनर अप उम्मीदवार है वो आपसे मांगता है तो उसको दिया जाए। चुनाव आयोग ने उसको इरेज कर दिया 45 डेज का एक लेम एक्सक्यूज देते हुए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही गेट साहब, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता यहां बैठकर इस वोट चोरी को, इस देश के अंदर हो रही लोकतंत्र की हत्या पर कुछ कहता है तो समझ में आता है। लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक है जनाब, आपके लिए बड़ा सम्मान है। 91 लाख वोट, हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि इस देश में किसी का लोकतांत्रिक अधिकार जो वोट का है वो नहीं कटना चाहिए। सर, जो आपने पात्र तमाशा वोटर नहीं बना होगा दिया। तो उसको फिर एक उसकी एक क्या बात आप जरूरत है? कहते हैं। नहीं साहिल जी, मुझे पता है मेरे शब्द तल्ख है क्योंकि मुझे तकलीफ है। मैं बता ये दूं आपको कि इनके पास, देखिए माफ कीजिएगा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के वक्तव्य वहां जाकर देते हैं, भूल तो नहीं गए? दीदी ओ दीदी, इस तरीके की बात करते हैं। और एक ममता बनर्जी, मैं समझता हूं एक ऐसी महिला नेता रही है इस देश के अंदर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसी के अंदाज में जवाब देने की कोशिश की, और ऐसा लग रहा था कि इनकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन अंततः एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बेरुखी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में वोटों का कटना, और जब आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे आपको साफ नजर आएगा कि वो कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर ये वोट कटे हैं। माफ कीजिएगा, आज जरूरत है सबको एकमत होकर, ये छोड़ दीजिए कौन कांग्रेस से कौन भाजपा से है, अगर उस संविधान की हत्या होगी, उस लोकतंत्र का गला काटा जाएगा जिसे हासिल करने के लिए हमारे पुरखों ने ना मालूम क्या 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 कुर्बानियां दी। भाजपाइयों के पुरखों को छोड़ दें तो बराए मेहरबानी उस पर बात कीजिए। वो जो 19 मिनट का स्टिंग ऑपरेशन आया, जरा उस पर जवाब दीजिए मुझे। आज क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो 1,000 करोड़ की बात है, जरा उस पर बात कीजिए और बताइए कि कैसे आज वो हुमायूं कबीर वहां बैठकर खुले शब्दों में ये कह रहा है, और आपके पास बड़ा लेम एक्सक्यूज है, एआई जनरेटेड वीडियो। करो ना डेफेमेशन, कब करोगे? हेमंत विश्व शर्मा पर आरोप लगे, सब कुछ सामने लाकर रख दिया गया, मैं डेफेमेशन करूंगा, कब करोगे भाई? जब इलेक्शन हो जाएगी, जब वोट चोरी कर लोगे, जब सरकार बना लोगे। मैं सीधी बात कर रहा हूं, ये देश के अभी चुनाव लोकतंत्र नहीं का हुआ, सवाल है, देश रिजल्ट के नहीं आया, संविधान का अभी से सवाल है, शुरू। देश की नागरिकता का सवाल है। सर, अभी से शुरू होगी क्या कि कह रहे हैं साहिल जी? वोट चोरी? अभी तो चुनाव 91 रहते हैं। लाख वोट
जैसे पात्र वोटर डिड होगा इट तो नॉट मैटर? पात्र वोटर होगा तो नाइन करेगा ना पात्र वोट। क्या होता है? उनको आपने मौका दिया, उनको अपने, ठीक है, मैं नहीं जवाब ले साहिल लेता हूँ जी सर, माफ ठीक है कीजिएगा मैं फिर, जवाब ले लेता हूँ सर। नहीं आप जवाब लीजिए, मैं केवल 1 मिनट और लूंगा, केवल 1 मिनट। बड़े आदर के साथ मैं आपसे ये जी कहूंगा, सर। निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा होमवर्क बेहतर कीजिए। क्या उन लोगों को मौका मिला कि वो जस्टिफिकेशन दे सके? एक परिवार में सबका वोट है, लेकिन जो घर का एक मेल मेंबर उसका वोट कट गया, क्या एक्सक्यूज है? ऐसे लाखों की तादाद में लोग हैं। अरे जनाब, क्या आलम बना दिया है? इस पर जवाब लीजिएगा इनसे। डॉक्टर अविल जी, किस तरह देख रहे हैं भाजपा के संकल्प पत्र को, और जो आरोप लगे हैं उनका जवाब किस तरह से देना चाहेंगे? जी, नहीं देखिए, एक तरीके से अगर देखने की बात की जाए, मैं सोचता हूँ इसमें देखने लायक इसमें कुछ है ही नहीं। कि जनता की अगर बात की जाए तो सब कुछ जनता के लिए है इसमें तो, और जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और अगर बात कर जाए पश्चिम बंगाल की जनता की, तो पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व तरीके से जिताने और विजयी बनाने का पूर्ण रूप से काम करेगी, मैं समझता हूँ। और जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर जाए वहां की लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की, अच्छी कानून व्यवस्था किस प्रकार से दी जाए, सुशासन बंगाल की जनता को किस प्रकार से मिले, इसकी स्पष्ट रूप से इसमें चिंता है। और नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, 33% आरक्षण की बात हो, घुसपैठ का विषय हो, घुसपैठ को एक तरीके से रोकने का विषय हो, या फिर घुसपैठियों पर कठोरतम कार्रवाई करने और चिन्हित करने, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का विषय हो, बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से बंगाल को आगे बढ़ाना है, इसका स्पष्ट विजन है। और उसके साथ साथ चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, रूरल डेवलपमेंट का विषय हो, अर्बन डेवलपमेंट और बेरोजगारी मुक्त बंगाल का निर्माण कैसे हो, रोजगार युक्त बंगाल का निर्माण कैसे हो। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए वेस्ट बंगाल की, तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, एक तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल के निर्माण के लिए, भय मुक्त बंगाल के निर्माण के लिए। और तृणमूल कांग्रेस ने जो एक तरीके से 15 साल के शासन में घूसखोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा पूर्ण रूप से एक तरीके से जी। बढ़ाई है, उसको किस रूप में समाप्त किया जाए। और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की अगर बात हो, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार से करप्शन को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और जहां तक विषय एक तरीके से अच्छी पॉलिसीज देने का, तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। और 45 दिन के भीतर भीतर 7वें पे कमीशन की बात हो, जहां तक विषय एक तरीके से बेरोजगार युवाओं का 3,000 के भत्ते का विषय हो, किसानों का विषय हो, गरीबों का विषय हो, रोजगार का विषय हो। और उसके साथ साथ बहुत सारी अगर बात कर ली जाए वहां की गुंडे, माफिया, अपराधी, बलात्कारी किस्म के लोग जो वहां राजनीति में हावी हैं, या फिर एक तरीके से गरीब को दबाने का काम करते हैं, सब पे कठोरतम कार्रवाई होगी। भयमुक्त बंगाल का निर्माण होगा, गरीब की सुनी जाएगी, किसान आगे बढ़ेगा, किसान बेहतरीन तरीके से काम करेगा, चाहे किसान की एमएसपी का विषय हो, या केंद्र सरकार की योजनाओं को 100% वहां लागू करने का विषय हो। और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार पे श्वेत पत्र का विषय हो, या फिर एक तरीके से विषय हो, अगर वहां की राजनीति की बात की जाए, तो उसमें राजनीति एक तरीके से तब्दीली लाने का बिल्कुल स्पष्ट है। पूर्ण रूप से अच्छी कानून व्यवस्था वहां हम देंगे। और जहां तक विषय है, जो नीचे से सूचना आ रही है, जो मेरे पास भी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में मैं एक तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ, बिल्कुल स्पष्ट सूचना है, पूर्ण रूप से हरी झंडी है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, पूर्ण बहुमत के बाद सरकार आ रही है, सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बंगाल प्रदेश में बन रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जगदीप जी यहाँ बैठे हैं, अब इनके बहुत वरिष्ठ नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, एक्स लीडर ऑपोजिशन है देश के, तो वो जो बात कहते हैं, जगदीप जी को उनकी भी बात को सुनना चाहिए, उनकी भी बात को देखना चाहिए। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और हमेशा लोहा लेने का जमीनी स्तर पर उतर के काम करते हैं, ममता दीदी से आंख में आंख डाल के एकदम सामना करते हैं। जो गैर कानूनी काम होते हैं उनमें, तो उन चीजों को भी देखना चाहिए। और वो जो राय रखते हैं, उनकी अलग राय होती है, तो उस पर कोई जिक्र नहीं करता। मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी जितनी तेजी के साथ राष्ट्रीय राजनीति में उभरे और उभारे गए, मैं कहूंगा जितनी तेजी से उभारे गए, उतनी ही तेजी से नीचे करने का या डाउनफॉल करवाने का जबरन कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और वो किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया, उसी पार्टी ने किया जिसने आगे बढ़ाने का काम किया, ये भी एक फैक्ट है। और ममता दीदी का उसमें क्या रोल रहा, ममता दीदी का उसमें क्या प्रेशर रहा, इंडी अलायंस जब चला, इंडी अलायंस से अलग उन्होंने वहां वेस्ट बंगाल में बयान दिए, उसके बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई, मैं समझता हूँ जगदीप जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का, तो निश्चित रूप से जगदीप जी मुस्कुरा भी रहे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और बंगाल में कमल खिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
ठीक है सर, मैं करूंगा रुक दोबारा का। दिनेश सिंह सर, किस तरह देखते हैं आप इन आरोपों को? 51 लाख वोटर का जिक्र किया गया जगदीप सिंह द्वारा। 91 लाख, 91 लाख। 91 लाख ही बोला मैंने, यही कहा ना। देखिए देखिए साहिल जी, ऐसा है चावल कि छोड़ो। जगदीप जी काफी प्रेशर में है। अब क्यों प्रेशर में और मुझसे कोई नाराजगी क्यों है इनको पता नहीं। ऐसा है क्योंकि मैं इनका सम्मान करता हूँ, ये भी काफी सम्मान करते हैं। दूसरा देखिए, पार्टी का रुख इनको रखना पड़ेगा। पार्टी के रुख से कभी जैसे कि अब ना अविरल मलिक जो है वो कांग्रेस की तारीफ कर पाएंगे, ना जगदीप जी को बीजेपी की तारीफ कर पाएंगे। वो चीज लगेगा। लेकिन मुझसे देखिए से कि मैं आपका सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा। और जो चीज जैसे कि आपको अगर मेरी किसी बात से कोई तकलीफ पहुंची हो तो आप मुझे स्पष्ट बता सकते हैं। और यहाँ से जब इस डिबेट को हम लोग खत्म करके जाए तो किसी भी तरह का मतभेद या मनभेद कृपा करके मत लेके जाइएगा ऐसे। तो मैं आपकी बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जगदीप जी, कि जैसे आपने मेरा नाम लेके बताया कि वहां पर देखिए वोट अगर कटे, अगर कोई गलत अगर वोट अगर कटे अगर है, तो उस पर देखिए उसको उठाने के बहुत सारे तरीके हैं। उसको लेकर के बातचीत की जा सकती है ऐसे। और बातचीत अगर कुछ कहीं ना कहीं से, क्योंकि जैसे रिटर्न में अगर किसी को कुछ है और तथ्य और सबूत अगर है, तो उसको लेकर के चाहे कोई भी कुछ भी हो, इतना घोर मतलब अंधेरा कहीं पर कुछ नहीं है। और ना इतनी अंधेर कर दी है कि चाहे सरकार किसी की भी और नाम अगर कटा और साथ में आपने किया तो उसके बाद में जैसे कि बीएलओ स्तर से लेकर के और आगे के जितने जो है अधिकारी, उनकी बात रखी जाती है। देर हो सवेरे अलग बात है। हो सकता है उस टाइम पे किसी कारण वैसा तो मतलब कि जैसे कुछ गड़बड़ ऐसी कुछ हो जाए कि भाई ठीक है उस टाइम वोट उस चुनाव में ना दे पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वोटर लिस्ट से बिल्कुल ही उसका नाम निर्धारित कर दिया। तो ये चीज मैंने आपको बताया संवैधानिक तरीके से। मैं किसी का पक्ष लेके या किसी के विरोध में नहीं बोल रहा से। दूसरी बात देखिए, उसको लेकर के हिंसा करने का जो काम जैसे मालदा में जो किया गया, वो कहीं गलत था बिल्कुल उस तरीके से। उसमें किसी भी तरीके से जो चीज जैसे हो, क्योंकि वहां पर जैसे कि वर्तमान में टीएमसी का ही एक तरह से, जब तक जैसे कि दूसरा मुख्यमंत्री नहीं आता तब तक टीएमसी का पूरे एक तरह से कस्टोडियन के नाते और वहां पर अभिभावक के नाते और उनका फर्ज बनता था कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनकी रक्षा करने का, उनकी सुरक्षा करने का। लेकिन वो चीज अगर नहीं हो पाती है तो उसमें दिक्कत परेशानी वाली बातचीत है। और दूसरी बात ये देखिए कि जैसे अगर उसमें वोट में मतलब जो 91 लाख का जैसे आपने बताया, तो 60 लाख के आसपास जो आपत्तियां जो थी वो दर्ज की गई थी। उसमें से करीब, जब जैसे कि जिस दिन मालदा में ये घटना घटी थी तो उस दिन करीब 47-48 लाख जो थे वो आपत्तियां जो थी वो अपना वहां पर मतलब कि उनका सोल्यूशन दे दिया गया था। 12 से 13 लाख जो है वो नाम बचे थे जिनकी आपत्तियां एक तरह से उनका सोल्यूशन और रेजोल्यूशन देने का काम जो है वो जुडिशियल ऑफिसर्स ने करना था और वो करके देने का काम कर दिया था बाद में। तो वो चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई अगर गलत अगर कुछ हुआ है तो उसमें मैं आपके साथ में हूँ। जो आपका सुर रहेगा वही मेरा सुर रहेगा। उसमें एक एक ताल पे मैं आपके साथ में उसमें खड़ा हूँ। कि कोई अगर दिक्कत अगर परेशानी किसी गलत कुछ अगर आती है तो उसका तरीका है, ऑनलाइन भी सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, सब तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई अगर कुछ अगर आपको लगता है तो सीधा स्पष्ट मुझसे आप जवाब जो लेना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा उस तरीके से कोई भी न्याय सम्मत जो कार्य है उसमें मैं साथ में हूँ। न्याय के खिलाफ चाहे पार्टी प्रतिपक्ष में है, चाहे पक्ष में है, चाहे केंद्र में है, चाहे मतलब किसी राज्य में है, तो उसका जो तरीका निकल सकेगा उसमें हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ उसमें। और कोई व्यक्ति है उसके साथ भी खड़ा हूँ। लेकिन कुछ जी अगर आप वैसे अगर कुछ अगर बोले देखिए उस चीज में मुझे आपत्ति रहेगी ऐसे, तो वो चीज है। और मैंने किसी भी तरीके से किसी भी तरह से कोई अगर नाम गलत कटा उसका मैंने कभी भी जैसे कि साथ देने का काम या उसका करने का काम कि ठीक है मैं अगर बोलूँ कि भाई ठीक ठाक है सारे नाम ठीक ठाक कटे गए, उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ हम मतलब ऐसे भी होंगे जिसमें साक्ष्य या सबूत जो है उनके मतलब थोड़ा बहुत जैसे कि देने जी बाकी थे और उसमें उस टाइम पे नाम कट गए। तो उसको लेकर के बाद में कहीं ना कहीं जैसे उसकी आवाज उठाई जा सकती है और जैसे मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट तक चीजें लेके जा सकती हैं। तो उसे मुझे नहीं लगता कि उस चीज में लेकर के इतना ज्यादा करके। बाकी जगदीप जी को कुछ अगर लगता है कुछ लगता है तो सीधा स्पष्ट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने को जी तैयार हूँ। ठीक है सर। जी जी साईं जी। सर आप पूछ सकते हैं सवाल, पर मैं एक सवाल आपका साथ जोड़ लेता हूं कि कांग्रेस से मैं सवाल करूंगा ये कि कांग्रेस का रोजगार मॉडल क्या है बंगाल के अंदर, कांग्रेस का बंगाल के अंदर वर्चस्व क्या है, महिलाओं के लिए आपकी जो योजनाएं हैं जो रखी गई हैं वो बीजेपी से अलग कैसे हैं, और इसके साथ साथ बीजेपी का जो श्वेत पत्र है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए साहिल जी, मैं बिल्कुल ससमान दो चार बातें पहले स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अब सवाल बहुत सारे हैं तो बहुत कम समय में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे मित्र मलिक साहब को जब मैं देखता हूं ना तो डॉक्टर साहब जो है हमारे, इनकी ना रविंद्रनाथ टैगोर सरीखी शख्सियत की अभिभूति होती है। लेकिन जब ये बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तब मुझे थोड़ी सी एक मुगलाता लगता है। अभी इन्होंने घुसपैठियों की बात की। कांग्रेस के शासन काल में 2005 से लेकर 2013 तक 88,792 घुसपैठियों को निकाला गया और इनके राज में केवल 2,566, 513 का औसत है। दूसरा, मैं यहां इनसे पूछना यह चाहता हूं ससम्मान दिनेश जी से घुसपैठियों के एक सवाल पर। आपको शायद आपके ये संज्ञान में होगा
सोनाली खातून 26 साल की महिला को घुसपैठिया बताकर गर्भवती अवस्था में बांग्लादेश डिपोर्ट करते हैं ये जालिम, जिसके बाद देश का सुप्रीम कोर्ट उस महिला को और उसके बच्चे को वापस लाता है। ये उसको घुसपैठिया बताते हैं। जहां ये जाते हैं पूरी मक्कारी और धूर्तता के साथ घुसपैठिया 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 कहते हैं। आज अमित शाह साहब से ये सवाल पूछा गया। पहली तो बात, जब गृह मंत्रालय आपके पास, मरकज में सरकार आपके पास, तो जवाब कौन देगा घुसपैठियों का, जो आपका सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। अब दूसरी बात, विनय जी ने कहा कि अगर इतना अभी जंगल राज नहीं आया है, पहले तो मुझे उस ट्वीट का बता दें जो इलेक्शन कमीशन ने किया पूरे देश में, जिसकी भर्त्सना हो रही है, जिस ट्वीट से ये साफ इंगित होता है कि इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी का भोंपू बनकर ये ट्वीट करता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मृतक लोग इलेक्शन कमीशन ने हजारों की तादाद में घोषित कर दिए थे, जो वास्तव में जीवित थे, जो नेता प्रतिपक्ष से मिले, देश की सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? तीसरा, ऐसे कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 2000 से ज्यादा पते इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब विपक्ष एकजुट होकर तथ्यों के साथ सामने आया, तो वो तमाम पते सामने आए जिन पर एक एक घर में हजार हजार वोटर दर्ज किए गए, जिसमें आपके कुछ नेता भी शामिल हैं। और चौथी बात आपने मालदा की माफ कीजिएगा, पहली तो बात, वहां पर मौजूद जितनी भी भीड़ थी वो सुबह से वहां खड़ी थी, यद्यपि वो अधिकारी बाद में आए। दूसरी बात, जब आप लाखों की तादाद में लोगों का लोकतांत्रिक अख्तियार उनसे छीन लोगे तो विरोध प्रदर्शन तो होगा। अब मैंने 2 सवाल पूछे, मैं साहिल जी कुछ फालतू बात नहीं करने के पक्ष में हूं। मेरे 2 सवाल, पहला, 19 मिनट का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, भारतीय जनता पार्टी का दलाल पहले वहां बाबरी मस्जिद बनाने की बात करता है, मुस्लिमों को इकट्ठा करके ध्रुवीकरण करने की बात करता है, और 1000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से लेने की बात ऑन कैमरा स्वीकार करता है। इसका जवाब इनसे लीजिएगा। और दूसरा, जो मैंने घुसपैठियों पर इनसे सवाल पूछा है, जरा इसका जवाब इनसे ले लीजिएगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस 292 सीटों पर यह इलेक्शन लड़ रही है। यही बताने के लिए काफी है, हमारे जम्मू कश्मीर से एक बड़े नेता मीर साहब जो है वो प्रभारी हैं, और ये आपको साफ साफ प्रतीत होगा जब वहां पर आप कांग्रेस की सशक्त उपस्थिति को देखेंगे कि कांग्रेस किस मोड में ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब सवाल संविधान का होगा, जब वोटों के कटने का सवाल होगा, जब घुसपैठियों की बात होगी, और जब स्टिंग ऑपरेशन का मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे 2 पर आप जवाब ले दीजिए, ना इधर की सुना ना उधर की बता, जो जरा पूछा है सवाल उस पर आप। ठीक है सर, मैं लेता हूं जवाब। जी डॉक्टर अरविंद मलिक जी। जी नहीं, देखिए जगदीप जी बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न भी हैं। जगदीप जी, हम अपना समय आपको दे रहे हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम ये तो बता दीजिए चौधरी साहब का क्या रोल होगा। अधीर रंजन चौधरी जी की हमें चिंता है, उनका आप क्या रोल रख रहे हैं, क्या योगदान रख रहे हैं? वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका तो कुछ ख्याल रखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। जी मैं साहिल जी 1 मिनट चाहूंगा। पहली तो बात, ये वही अधीर रंजन चौधरी, आपको याद दिला दूं, जब पिछली मर्तबा इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव की बात थी तो वो नेता प्रतिपक्ष थे, और बकौल अधीर रंजन चौधरी चुनाव से ठीक आधा घंटा पहले उनको 250 अधिकारियों की एक सूची सौंपी गई, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया कि 2-1 का बहुमत लेकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो अधीर रंजन चौधरी पर जब आपने बात करनी है तो उनके तमाम बयानों पर बात करो। बाकी मेरे 2 सवाल, सारा समय आपका स्टिंग ऑपरेशन और घुसपैठिया, इस पर आज आपसे मैं जवाब लेकर जाऊंगा। ऐसे मलिक साहब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, आज बताएं। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से आज जो डिबेट का मुद्दा है, जिस विषय पे साहिल जी का आज पूर्ण रूप से डिबेट है और करोड़ों लोग देखते हैं साहिल जी को। जी देखिए जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का, भारतीय जनता पार्टी की प्लान का, योजनाओं का और जमीनी स्तर पे एग्जीक्यूशन का, हमारा स्पष्ट मानना है ममता दीदी के नेतृत्व में बिल्कुल एसआईआर पे ही मैं आ रहा हूँ, मैं एसआईआर पे ही आ रहा हूँ। एसआईआर बहुत अच्छा विषय है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन कमीशन, हाँ मैं हर मुद्दे पे आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। चलिए मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। नंबर 1 मैं स्टिंग की बात कर लेता हूँ। देखिए कौन क्या कहता है, कहाँ कहता है, कैसे कहता है, किस रूप में कहता है, झूठ बोलता है,
कौन नेक्सस तैयार करता है, क्या सिंडिकेट चलता है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से बंगाल की जनता का, बंगाल की जनता देखती है हर विषय को किस किस तरीके से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और जहां तक विषय है नंबर 2 इलेक्शन कमीशन का, SIR का, चुनाव आयोग का, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। VP सिंह जी के दौर में, इंद्र कुमार गुजराल जी के दौर में, इंदिरा जी के दौर में, राजीव जी के दौर में, PV नरसिम्हा राव साहब के दौर में, देवगौड़ा साहब के दौर में, सबके दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी रहा। स्वतंत्र संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। नंबर 3, जहां ये चुनाव जीत जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन बढ़िया, मुख्य चुनाव आयोग की कोई दिक्कत नहीं। जहां चुनाव हार जाते हैं सब दिक्कत, EVM भी खराब हो जाता है। जहां चुनाव हार जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जीते, EVM भी बढ़िया, अधिकारी भी बढ़िया, प्रशासन भी बढ़िया, पुलिस भी बढ़िया, चुनाव भी बढ़िया, कंडक्ट कराने वाले भी बढ़िया, इंचार्ज लगे वो भी बढ़िया, और जो स्थिति हुई वो भी बढ़िया, और मुहूर्त भी शुभ, क्योंकि पंजाब जीत गए सब बढ़िया, बंगाल में जीतते रहे सब बढ़िया। उसके बाद अन्य राज्य हैं, तेलंगाना है जीत गए, ठीक है, कर्नाटक है, जगदीप जी जीत गए, सब बढ़िया हो गया। अब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जीत रहे थे, सब बढ़िया था। अब जैसे ही हारते, हिमाचल जीत गए जगदीप जी, तो बढ़िया हो गया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी वहां हारी, अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश वगैरह जहां हारी, वहां EVM का मुद्दा आ गया। अब सुप्रिया सुलेह जी हैं, तमाम सारे नेता हैं जो इन मुद्दों को लेकर के आते हैं। छोड़िए एक मिनट के लिए आप सबको, हुमायूं कबीर का आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आराम से एकदम ठंडा पानी पीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि बंगाल की अगर बात है तो बंगाल की जनता आपको टेंशन ही नहीं दे रही, बंगाल की जनता आपको मैदान में ही नहीं रख रही है। बंगाल की जनता की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है, बहुमत की सरकार हमारी आ रही है, और घोषणा पत्र पूरा होगा, हर वादा पूरा होगा, जनता के मध्य में रहने का 24 घंटे 7 दिन काम करें। हासिल करने की बात नहीं। देखिए साहिल जी, ये कोई बात नहीं ना हुई, फिर ये चर्चा तो नहीं ना हुई। मैंने 2 सवाल पूछे, घुसपैठियों पर तो ये एक शब्द नहीं बोले, हुमायूं कबीर पर ये एक बात नहीं मानने को तैयार। बहुत अच्छी बात है, घुसपैठिया बहुत अच्छा, आपने याद दिला दिया। घुसपैठियों को निकालेंगे, चयनित करेंगे, बाहर निकालेंगे। और जगदीप जी सुनिए तो, जगदीप जी जब आप बोलते रहेंगे तो जनता कैसे सुनेगी? नहीं देखिए जगदीप जी, जनता नहीं सुन पाएगी। जवाब दीजिए ना। बिल्कुल मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। आपने घुसपैठिया का बहुत अच्छा मुद्दा है, मेरा खुद का फेवरेट इशू है। नहीं, मेरा खुद का फेवरेट इशू है घुसपैठिए का मुद्दा। घुसपैठिए का जो विषय है, बिल्कुल सही बात है, और ये कांग्रेस बीजेपी मैं नहीं कर रहा, ये सब राजनीतिक दलों को इस चीज को चिंतित होना चाहिए इस विषय पे। क्योंकि बाहर के लोग आए हुए जो घुसपैठिए हैं इलीगल तरीके से, वो अपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पे वोट दें और सरकारें चुनने का काम करें, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अनस्टेबलाइज करने का काम करें, तो इस चीज की एक तरीके से अनुमति कोई राजनीतिक दल नहीं देगा, ना देनी चाहिए, ना दी जाएगी। और सबको चिन्हित करते हुए बाहर निकाला जाएगा, घुसपैठिया मुक्त देश का निर्माण करेंगे, किसी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। रखेंगे चर्चा, उसके ऊपर वो डिबेट पूरी करेंगे, उसके ऊपर पूरी बातें रखेंगे और पूरी बातें समझेंगे भी। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, आप तीनों का हमारे साथ, डॉक्टर विमल का आपका भी, जगदीप सिंह आपका भी, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आज की बहस में आपने सभी पक्षों की दलीलें सुनी। बीजेपी अपने संकल्प पत्र को बदलाव का रोड मैप बता रही है, वहीं विपक्ष इससे वादों की राजनीति कहकर सवाल उठा रहा है। असली फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है, क्या वो भरोसे पर मुहर लगाएगी या फिर पुराने समीकरण ही कायम रहेंगे। चुनावी रण में वादे, आरोप और दावे जारी रहेंगे, लेकिन नतीजे तय करेंगे कि बंगाल की किस दिशा में आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहिए द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।